नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पहले दौर के मतदान में अब कुछ ही घंटों का वक्त शेष है। देश में पहला चरण में 100 से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जाने हैं और उसके लिए उल्टी गिनती हम कह सकते हैं शुरू हो गई है। प्रचार आज थम चुका है। मध्य प्रदेश की भी 6 सीटें हैं जो पहले फेज में जहां वोट पड़ने, उसमें छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा जो एक देश की हॉट सीट में शुमार है। तो वो सब कुछ चल रहा है और इधर अब जुबानी जंग तेज है। आज इंडिया के लड़कों ने एक जबरदस्त ललकार लगाई है। जो साहेब का 400 पार का नारा है, उसे लेकर बहुत दो टूक कहा है कि 150 भी पार नहीं हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं इससे एनडीए खेमे में निश्चित तौर पर बेचैनी बढ़ी हुई होगी। साहब ऐसे ही पहले से बेचैन है। कोई कार्ड चल नहीं पा रहा है। 2014 से 2024 के बीच का हिसाब देश की जनता मांग रही है। सवाल वही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड। जवाब नहीं आ पा रहे। अब साहेब नित नए जो अपने पिटारे से कुछ नया निकालते हैं और वो हर उनका निकाला हुआ जो तीर है फेल होता दिखता है, नहीं वो मार कर पा रहा है। अभी जब वो मोदी की गारंटी लेके आए, उस मोदी की गारंटी को भी लोग नहीं मान रहे हैं। उस पर भी सवाल बड़े सारे खड़े किए जा रहे हैं। और अब तो साहेब फिर प्रभु श्री राम की शरण में है और पूरी की पूरी टीम वही है कि राम जी कर देंगे बेड़ा पार। उसी तरीके का एक माहौल है। और कहीं ना कहीं अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सो सा रहा है, नहीं देख पा रहा है। आज जो हमने देखा, असम में थे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधान सेवक जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, और मंच से उन्होंने नारे लगवाए, रोक दिया उन्होंने अपना भाषण। जब 12 बजे वो जो पूरा का पूरा जलसा जहां पुनः लौटे हैं प्रभु श्री राम की शरण में, वहां अयोध्या जी से जो वहां लाइव हो रहा था, वो देश देख रहा था, उसको पूरा देश को दिखाया जा रहा था, सूर्य तिलक। और उस बीच में साहेब ने भाषण रोका अपना और लगातार 21 बार नारे लगवाए। जय जय श्री राम के नारे लगे, प्रभु राम की जय जय जयकार हुई। निश्चित तौर पर रामनवमी का दिन है और देश नारे लगा रहा है। हमने भी पूजा अर्चना की है, नारे लगाए हैं हमने, जो लेकिन घर में किया है सब कुछ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है, क्या देख रहा है। ये सब तो वर्जित है कि आप चुनावी मंच से धर्म की बात नहीं हो सकती। बीजेपी कह रही है या उसके जो जितने घटक दल हैं, एनडीए के जो दल हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो साहब आज रामनवमी है और इससे किसी को क्या आपत्ति है, हम अगर जय जयकार कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत है। प्रधान सेवक जी नहीं याद कर पा रहे हैं कि वो देश के प्रधान सेवक है, बीजेपी के अकेले के नहीं है या केवल हिंदुओं के अकेले के प्रधान सेवक नहीं है। ऐसे नारे, ऐसे जो जयकारे और धर्म जो 30 त्योहार होते तब तो नहीं लगाए जाते हैं। बहरहाल जो चल रहा है, जो आज इंडिया अलायंस के जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अखिलेश यादव हो, एक ललकार उन्होंने लगाई। और अब बहुत वक्त नहीं है, सिर्फ 47 दिनों का वक्त शेष है। 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि अंततः देश की सेवा अब कौन करेगा, एनडीए या इंडिया। और जो अभी फिलहाल सब कुछ हो रहा है वो देख रहा है देश, और सवाल बार बार हो रहे हैं। तो हम इसी सब पर आज चर्चा करने के लिए चलेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और खास पैनल में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल सिन्हा साहब, और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी हैं, बिलाल सब्जवारी साहब हैं, साथ साथ हमारे 4 PM के स्थानीय संपादक बिहार के अभिषेक मिश्रा साहब हैं, और भी हमारे साथ भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे। और ये जो पूरा पैनल है, खासकर चाहे वो अनिल सिन्हा साहब हो, मीनू जी हो, बिलाल साहब हो, इन्हें हमारा जो दर्शक वर्ग है जानता है, पहचानता है। जो वैकल्पिक मीडिया, उस पर आप बार बार इन चेहरों को देखते हैं, बेबाक टिप्पणियां करते हैं, खुली खुली बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं, ना किसी की पैरवी ना किसी का विरोध। जो सच है उसी पर बात हो रही है। सच ही जानना चाहती है देश की जनता, और इसीलिए शायद अब प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैन है, हलाकान है। और इस बीच में हमारे साथ में अरविंद कुमार सिंह साहब भी जुड़ गए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो 4 PM के दर्शक हैं, सबसे पहले उन्हें और हमारे पैनलिस्टों को
रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूंगा और शुरुआत करूंगा मैं अनिल सिन्हा साहब से चर्चा की। अनिल जी, कैसे देखिएगा क्या ये जो सब चल रहा है, अब फिर राम की शरण में है प्रधान सेवक साहब, नहीं हो रही है बात की, ना वो बेरोजगारी पे जवाब दे रहे हैं, ना वो महंगाई पर बात कर रहे हैं, ना वो भ्रष्टाचार या जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया हुआ है उस पर सब कुछ तो खुल चुका है। वो विरोधियों को कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन अब देश पूछ रहा है, जनता सवाल करिए, वो प्रभु श्री राम जी की शरण में है, तो क्या श्री राम जी बेड़ा पार कर देंगे, ऐसा माना जाए? अनिल सर। देखिए, ये मोदी जी का 10 साल जो रहा है वो है राजनीति को खत्म करना देश में, क्योंकि लोकतंत्र और राजनीति दोनों को उन्होंने खत्म करने का एजेंडा बनाए रखा। और ये जो आप बोल रहे हैं राम जी के पास जा रहे हैं या जो बाकी मुद्दे उठा रहे हैं, ये यही है कि राजनीति से भाग रहे हैं। राजनीति क्या होती है? राजनीति होती है क्या कि देश कैसे चलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार कैसे देंगे, जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दा नहीं है। राजनीति का मुद्दा उन्होंने, इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार तो उन्होंने तय कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी विपक्षी पार्टियां कुछ भी सवाल करें, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर अपने को नहीं आना है और राजनीति से बाहर। क्योंकि ये जो राम जी श्री राम जय श्री राम है या बाकी जो मुद्दे हैं, ये राजनीति के मुद्दे नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दे हैं, पोलराइजेशन का एजेंडा है। और सबसे जो दुख या जो कहें कि ये मतलब अचरज की बात है कि लोग जो है इस पॉलिटिक्स को भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स। सर, ये पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों को बताना चाहिए कि ये लोकतंत्र, किसी भी लोकतंत्र में कभी अब वहां पर मान लिया कि अमेरिका में, अमेरिका कैथोलिक कंट्री है मतलब ऑफिशियली, और इंग्लैंड जो है वो दूसरा प्रोटेस्टेंट मतलब दूसरा है, और दूसरे चर्च को मानने वाला, दोनों ऑफिशियली है। लेकिन वहां कभी आप देखें कि जीसस का मूर्ति लेकर के जो है वहां का कोई नेता घूम रहा हो? अरे ये लोकतंत्र, ये राजनीति नहीं है। ये हम लोग क्या है कि हम लोग भी बहुत शराफत में बात करते हैं, या हम लोगों ने भी मान लिया है, मानना चाहिए। नहीं है ये राजनीति। राजनीति, धर्म और राजनीति दो अलग चीज है। वो धर्म भी नहीं कर रहे, ये सांप्रदायिकता है। और ये सांप्रदायिकता लगातार जब आरएसएस के जमाने से हिंदू महासभा सबने यही किया है। मैं आपको कल मैं बलूचिस्तान के बारे में बलूच गांधी कहते थे समद गांधी खान को, मैं जरा आपको भी समझाऊं इसमें। तो वो उनका मैं देख रहा था, उनका खोज रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि जब वो विरोध कर रहे थे 42 के आंदोलन के ठीक पहले, जो वॉर इफर्ट्स थे, मतलब जो अंग्रेजों ने जो लड़ाई जो मतलब शुरू की थी, उसमें हिंदुस्तान को शामिल कर लिया था बिना पूछे, और इसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। तो वो लोग मीटिंग कर रहे थे उसकी कि हम लोग नहीं इसमें ये करेंगे, मतलब साथ नहीं देंगे, और भारत आपके साथ नहीं है इस विश्व युद्ध में। जब तक हम आज़ाद नहीं होते तब तक हम ये हमको ये फैसला, हम जब तक आप बताते नहीं कि हम आज़ाद करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और वो क्या मीटिंग कर रहे थे डॉक्टर मुंजे वहाँ हिंदुओं को संगठित कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, और दंगे उसके बाद हुए वहाँ, और बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये फर्क है। तो यही है। अब अभी यहाँ मुद्दा क्या है, 83 करोड़ जो है लोग, वो अनाज पर उनको आप महीने का जो दे रहे हैं अनाज, 5 किलो अनाज, उसके हिसाब से वो जिंदा है उस पर। तो ये सवाल उठना नहीं चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये उनको अनाज अपने खरीद ले, इनको सरकारी राशन पर नहीं जिंदा रखना है, इसके बारे में कोई बात करनी चाहिए। तो वो सूरज तिलक हो रहा है। अरे सूरज तिलक तो हो रहा है, आज कोई आरएसएस ने इसको किया है या बीजेपी ने ये सूरज तिलक किया है? ये सब तो लंबे समय से एक से एक मंदिर है जहाँ की कई जो अचरज की चीजें हैं, और वो हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया अपनी आस्था से और अपनी कल्पना शक्ति से, अपने विज्ञान से बनाया। अभी आप चाहिए दो अजंता रेलोरा आइए, आप देखिए कि एक ही पत्थर को काट करके पूरा ये मंदिर बना लिया गया है, और दुनिया के उत्कृष्ट की कलाकृतियों में से है।
और वही उधर आइए ताजमहल, वो उन्होंने ताजमहल खड़े कर दिए। ये सब हिंदुस्तान के हाथ लोगों ने तैयार किया हुआ है। तो इसमें गर्व तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए इसको गर्व करने का कहाँ से हक होता है इनको, आरएसएस को उसको कैपिटलाइज करने का उस पर जो है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति नहीं करनी थी। और देखिए आप, ये आपको मैनिफेस्टो में भी दिखाई देता है। मैनिफेस्टो में उन्होंने राजनीति, लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, सबको छोड़ करके मोदी की गारंटी। अरे कौन मोदी की गारंटी? कभी बीजेपी के दस्तावेज आप देख ले, तो जो पहले के उनके मैनिफेस्टो है, ये 2 लाइन में ये नाम रहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 1 लाइन। इसके अलावा नहीं कहीं लिखते थे कि अटल जी, यहाँ भी नीचे भी शीर्षक में भी उपसंहार में भी वो नहीं लिखते थे। 1 लाइन में लिखा रहता था कि आडवाणी, 2009 का मैं देख रहा था, 2004 का भी मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ रहता था कि आडवाणी जी हमारे आपके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, 1 लाइन। और यहाँ तो देखिए कि पूरा चित्र क्या है, मतलब लग रहा है कि कोई ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुनाव लड़ रहा है। तो एक तो मोदी ब्रांड, दूसरा पोलराइजिंग इशू। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए, चाहे लोकतंत्र को चुनौती है। अब सवाल उठता है क्या ये चुनौती लोग स्वीकार करेंगे? तो लोग अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो अपना भोगेंगे। हम लोग उनके लिए थोड़े ही बैठे हुए हैं, हम लोग तो भोग ही रहे हैं कि बोलने के लिए आपको कोई, मतलब अभी हम लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला कभी बुलाता भी है तो जाने का मन, मतलब जाते नहीं है, लेकिन क्योंकि कौन जा करके जूते खाने के लिए कौन जाएगा? तो ये स्थितियां हैं। तो हम लोग तो जो भोग रहे हैं सो भोग ही रहे हैं, आप भी भोगिएगा, ये लोगों को बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग ये जो सरकार चली है 10 साल में, और जिस तरह से लोगों को लूटा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए। ऐन वक्त पे उन्होंने बता दिया कि ये कितने बड़े लुटेरे हैं। इसके लिए राहुल गांधी को बताने की जरूरत नहीं है। बीफ कंपनी, दवा कंपनियां, वैक्सीन कंपनी, टनल जो गिरा दिया वो बनाने वाली कंपनी, सबसे पैसे ले लिया। और उसके बाद ये भी है कि पैसे कैसे कैसे लिया, ये भी आ गया। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि क्या है? तो ये जो पोलराइजिंग जो छिपने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के पीछे, ये हमको लगता है क्या कि एक सीमा तक जरूर इनको फायदा होगा, इसमें मानना पड़ेगा। क्योंकि भोले भाले लोग हैं देश के, उनको लगता है कि राम मंदिर बन गया, इसका जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा, लेकिन इससे इनकी नैया पार हो जाएगी, ऐसा मुझको नहीं लगता। बिल्कुल, इससे इनकी नैया पार हो जाएगी नहीं महसूस होता है। बिलाल सर, ये जो है नैया तो डूब रही है, ऐसा साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो बार बार स्टैंड बदल रहे हैं, हर दिन वो एक कोई नया इशू निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं और वो फेल हो जाता है। देखिए, राम मंदिर भी हो गया था, वो भी इशू लगभग समाप्त प्राय था, लोगों ने देख लिया था, चला गया था, और फिर उन्होंने ये कहा था कि वो एक साइड का इशू रहेगा, बाकी हम दूसरे मुद्दों पर कहीं ना कहीं देश की जनता को अपने पक्ष में ले जाएंगे। लेकिन लगता बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई तीर इस वक्त चल नहीं रहा है, तो शायद इसलिए लौटे हैं। और जो इंडिया अलायंस जिस तरीके से बहुत मुद्दा आधारित बात कर रहा है, आज हमने देखा, आज मैं देख रहा था, एक वीडियो वायरल हुआ है, मैंने वो शायद किसी चैनल पर प्रियंका गांधी बात कर रही है, और वो संभवतया गोदी मीडिया का चैनल है, उस पे एक रिपोर्टर को बड़े दमदारी से वो बार बार कह रही कि मुद्दों पर बात कीजिए, अब मत वो सवाल कीजिए मोदी जी से कि मेरी दादी श्री वो माला पहना करती थी रुद्राक्ष की, इन सब पे नहीं, उनसे पूछिए कि रोजगार की क्या स्थिति है, क्या स्थिति महंगाई की है। बड़ी दमदारी से उनके वो सवालों पर वो गोदी मीडिया की जो जर्नलिस्ट की कोशिश करेंगी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पा रही थी, नहीं वो उस पर आ पा रही थी। तो अब जो स्थिति है इसमें सिवाय कोई ये जो आप पोलराइजेशन की कोशिश करें, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी चीज मैंने अनिल सिन्हा सर से भी पूछा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो वैसे भी अब साफ कहा जाने लगा है कि वो सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ है तो वो शोभा की सुपारी है, और अब तो ये भी मांग होने लगी कि सीधे सीधे कहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रख के चुनाव करा लिए जाए, इस तरीके के लोग मांग उठाने लगे, जबकि ये सब संभव नहीं होगा चुनाव के चलते। लेकिन जो कुछ अब कर रहे हैं प्रधान सेवक साहब, कैसे इसको आप एलोबरेट कीजिएगा बिलाल सर? देखिए संजीव जी,
बहुत अच्छी डिबेट का टॉपिक आपने चुना है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी अनिल जी ने इस पर एक विस्तार से अपनी बात जी, रखी, अपना दृष्टिकोण रखा जी, और अनिल जी से सहमत होते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज। दरअसल एक एक दौर हुआ करता था जब राजनीति के अपराधीकरण की बात हुआ करती थी देश के, और इस अपराधीकरण के मुद्दे को लाल कृष्ण आडवाणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल, खासतौर से मुलायम सिंह के विरुद्ध एक मुद्दे के रूप में खड़ा करते थे। उसके बाद राजनीति के सांप्रदायिकरण की बात हुई और ये मुद्दा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर चस्पा किया जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत की राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता घोलने की कोशिश की, तो राजनीति का सांप्रदायिकरण का मुद्दा आया। आज जिस तरह से राजनीति का एक धार्मिकरण करने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर इस धार्मिकरण के पीछे क्या सांप्रदायिकरण की ही मंशा छुपी हुई है। क्या ये धार्मिकरण इसलिए किया जा रहा है कि क्या जो पिछले 10 साल की कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों से जो विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी ने देश के अंदर एक संघर्ष की राजनीति की है, देश के अंदर मुद्दों को प्रासंगिक बनाने की राजनीति की है, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की राजनीति की है, देश के अंदर मौलिक अधिकारों की बात की है, देश के अंदर संवैधानिक मान्यताओं की बात की है, देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई की बात की है, और उस इन सभी मुद्दों को पकड़कर जिस तरह से अंत में उन्होंने एक इंडिया गठबंधन को एक स्वरूप दिया है, ये उसका दबाव है जो पिछले 10 साल में विपक्ष ने एक अपनी एक रूपता के साथ, एक संघर्ष के साथ और एकात्मक होकर सरकार पे जो बनाने की कोशिश की थी, वो उस दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी अब परेशान है, तो करें तो क्या करें। इसलिए आज उन्हें धर्म का चोला पहनना पड़ रहा है, धार्मिक आड़ लेनी पड़ रही है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि हमें जनता के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं इसको विपक्ष की राजनीति का दबाव मानता हूं लोकतंत्र में अंदर, जो खास तौर से राहुल गांधी और उनकी टीम के इर्द गिर्द लोगों ने सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मौजूदा समय में उस हद तक बना दिया है कि प्रधानमंत्री अपनी नीतिगत फैसलों पर, विकास की बात पर और जो अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे हैं उनसे इत्र होकर धार्मिकता की आड़ पर इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चिर परिचित शैली रही है कि वो जब जब उनको सवालों की कसौटी पे कसा जाता है, जब जब उन्हें उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात की जाती है, जब जब उनसे भ्रष्टाचार के से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए सवाल खड़े किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात करते हैं। वो विपक्ष के पर भ्रष्टाचार के मुद्दे लगाते हैं, विपक्ष के ऊपर जो लोकतंत्र के अंदर जो एजेंसियां बनी है जिनका जिनका काम यकीनन भ्रष्टाचार को पकड़ना है, लेकिन उस भ्रष्टाचार के पकड़ने की नियत में सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करने की जो मंशा है, वो भी कहीं ना कहीं साफ जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर लोकतंत्र को, जो खास तौर से विपक्ष का जो एक भाव है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये सब जो चिर परिचित शैली है और जो उनका बोलने का अंदाज है, ये इसके अंदर जो नागपुर की एक मानसिकता है, वो भी उसके पीछे पूरी व्यवस्थात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आके खड़ी हो जाती है। अतः कुल मिलाकर अब 19 तारीख को पहले फेज का चुनाव है, जहां 102 सीटों पर पूरे देश के अंदर चुनाव होना है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी महत्वपूर्ण 8 सीटें हैं। आज चुनाव 7 तारीख तक टेक्निकल अब थम जाएगा, और आज जो लेटेस्ट राहुल गांधी ने गाजियाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये गाजियाबाद सेकंड फेज में हालांकि आता है, लेकिन इसका पूरा संदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक कैलकुलेटेड फॉर्म में इसका एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की है, और राहुल गांधी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की है उसने हम सब लोगों को एक सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनको अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
150 सीटें भी देश में हासिल नहीं कर पा रही है। हालांकि कल वो एक टेलीविजन चैनल डिबेट में बैठा था, वहां पर कुछ ओपिनियन पोल्स इसके विपरीत मुझे जाते हुए नजर आए, जो राहुल गांधी ने आज बोला था। वास्तविकता क्या है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन 2024 का चुनाव वास्तव में इस देश की जनता का चुनाव है, विपक्ष का चुनाव है। अब ये देखना है कि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच गया है, उसे जनता कितनी समझदारी से लेती है। अपने भविष्य के को आकार देने के लिए, वो लोकतंत्र में विश्वास करने के लिए जनता कितनी कितनी मुखर हो चुकी है, और आज उसकी विजडम किस स्तर पर पहुंच चुकी है, उसका विवेक क्या कहता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये चुनाव विपक्ष का चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव विपक्ष का चुनाव, और कहीं ना कहीं जनता का भी एक बहुत ऐसी परीक्षा है, जो जो चीजें देख रही है, भोग रही है, उसे मूल मुद्दों पर बात करना है। उन्हें रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए, या फिर वही ये जो भावनात्मक और जो चीजें उस पे कहीं उनका गुजारा होना है। मीनू जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आज देख रहा था प्रधानमंत्री जी को, और हमने पहले भी बहुत बार देखा है, प्रधानमंत्री जी से अच्छा अभिनेता कोई हो नहीं सकता। यदि वो निश्चित तौर पर अभिनय के क्षेत्र में होते तो हम कह सकते हैं वो शायद हॉलीवुड वाले भी उन्हें यहाँ बॉलीवुड में होते हुए पुरस्कार देने आ जाते कि नहीं साहब, आपके जैसा कोई है नहीं जो इतना अभिनय जो करते हैं। उन्होंने वहां आज देख रहा था असम में, उन्होंने दिन में टॉर्च जलवाया कि वो आप जलाइए टॉर्च, अपने मोबाइल ऑन करिए, और वो उसकी रोशनी हम यहीं से रामलला को वो एक नमन करने की बात है। फिर उन्होंने जब वो चौपर में बैठे तो वो जूते चप्पल उतार कर अपना लैपटॉप देख रहे हैं, उसके भी फोटो वीडियो सब जारी हुए, सारी की सारी। जो मतलब कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि कोई सानी नहीं है उनकी। जो ऐसा है कि अगर भक्ति है, भाव है, पूजा है, ये अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन वो कैसे उसका लाभ ले ले। तो ये सब जो चल रहा है, और अभी जो बिलाल भाई ने भी कहा कि देश की जनता की परीक्षा है, सचमुच परीक्षा है। लेकिन जो मोदी जी का जो अब टर्न डाउन हुए हैं, वो क्या आप कहिएगा? मीनू जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिएगा। आपने जैसे कहा कि मोदी जी बड़े अच्छे अभिनेता हैं, मेरा तो मोदी जी को एडवाइस है कि अभी टाइम है, बॉलीवुड में 2-4 फिल्में साइन करके रखें, क्योंकि खाली टाइम में क्या करेंगे। और आप बड़ा अच्छा वहां फिल्में में शूटिंग वूटिंग करिए, आपका टाइम भी पास होगा और लाइमलाइट पे भी बने रहेंगे। हो सकता है बहुत हिट हो जाए एक्टर के तौर पे, कि भाई एक सागा तो ये है मोदी का, पॉलिटिकल सागा, और अब एक्टिंग सागा ये है। तो पता चला कि ऑस्कर भी मिल गया, आपकी वाणी में ही यश मिल गया कि मोदी जी को ये मिल गया है ऑस्कर एक्टिंग के लिए। ये तो रही मजाक की बात। लेकिन जो देखिए, अब आपने लिखा कि भाई फिर से प्रभु राम की शरण में। देखिए, अंग्रेजी की कहावत है, हिंदी में भी लागू होती है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। अरे भाई, आप 90 से भगवान राम को परेशान किए जा रहे हैं, और उनके नाम को आपने राजनीति में घसीट लाए हैं, और इतना मतलब हो गया है कि उनका जो उनके नाम से जो दुनिया एक दूसरे का संबोधन करती थी, राम राम जय सिया राम, उसका भी आपने ऐसा जय वो बना दिया है, जैसे वॉर क्राई जय घोष होता है ना युद्धों में, जैसे जय श्री राम ऐसा आवाज लगाते हैं। तो आपने मतलब उसका इतना ज्यादा उसका विकृत रूप आपने बना दिया है कि लोगों को लगता है कि राम जैसे कि कोई शायद कोई लड़ाकू आदमी था इस दुनिया में, कोई ऐसा भगवान था कि जिसका काम ही दिन भर लड़ने का था, दो लोगों को मार काट मचाने का था। आप क्योंकि आप उनके नाम पे, भगवान राम के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, और आप हिंसक विचार लोगों के मन में बो रहे हैं। और ये जो, और आज की जो आपने बताया कि ये नाटक वाटक, जो चप्पल जूते उतार के, ये सब नाटक है। जो अगेन फिर सारी डिबेट ही हम लोगों की इसी पे इर्द गिर्द है कि भाई ये धर्म और धार्मिक क्रियाकांड सब व्यक्तिगत चीजें होती हैं। आपने ठीक है, आपने कभी फेसबुक पे कभी कभार लगा दिया है कि चलो जी हमारा होली पूजन दिवाली पूजन हो रहा है, पर एक देश का प्रधानमंत्री, और वो तो आज आप ये कह रहे हैं कि वो तो टैब पे देख रहे थे, वो तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कर चुके हैं इस मल्टीकल्चरल, इस मल्टी रिलीजियस देश में। वो उन्होंने मतलब छोड़ा ही नहीं है किसी भी चीज को। तो आप जो है आप और हमको इतना ये बना दिया गया है कि हमारे आबू धाबी में मंदिर बनता है तो हम बड़े गर्व महसूस करते हैं, और यहाँ हम यहाँ पे हमारा मकसद ये रहता है कि ये मस्जिद गिरा दो, ये मस्जिद गिरा दो, इसकी खुदाई कर दो, इस चर्च को तोड़ दो, यहाँ
मणिपुर में तोड़ दो चर्चेस को, यहाँ आपका ये रहता है। तो ये दोगलापन धर्म को लेके मतलब समझ नहीं आ रहा है, दुनिया कंफ्यूज है आपके बारे में। जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेमोक्रेसी के जो इंडेक्स है उसका लगातार स्टडीज करती रहती है, उसमें आपके बारे में बड़ी नेगेटिव टिप्पणियां हो रही हैं। देश की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में बहुत नेगेटिव टिप्पणी हो रही है, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी नजर वोटों के ऊपर है। अब आपने क्योंकि मेनू जी उसमें मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में मैं क्षमा चाहूंगा टोक रहा हूं। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप उस अखबार की तारीफ करते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कहीं आपको जब कई बार प्रायोजित भी होता है और गैर प्रायोजित भी हो जाता है किसी मसले पर, तो आप तारीफ करते हो, और जब वो एक्चुअल चीजें रखते हैं तो आप नोटिस भी दे देते हो, उन लोगों को नोटिस दिए जाते हैं उनको। बिल्कुल जी, सुविधानुसार जी बिल्कुल कि अगर जी उनके पक्ष में है, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसको तुरंत अमित मालवीय का ट्वीट आ जाएगा विद इन सेकेंड्स। और जब बुराई होती है तो आप आज देखिए ना, कल से चला आ रहा है आयरिश न्यूज़पेपर में बिल्कुल यहाँ के बारे में छपा, तो उसमें हमारे राजदूत ने इतना, मैं तो ये कहूंगी, बदतमीजी भरा जवाब दिया। मतलब एक जो डिप्लोमेसी की भाषा नहीं होती है वो जो आपने उन्होंने उसमें इस्तेमाल की है, और उसमें मोदी का गुणगान कर रहे हैं वो। मतलब एक डिप्लोमेट, मतलब वो उस डिप्लोमेट ने तो लिखा ही नहीं है शर्तिया वो लेटर, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई जो लोग हैं जिनको ये इस चीज में महारत हासिल है इस तरह के बदतमीजी भरे लेटर्स लिखने की, तो आप कहाँ, मतलब आपने सबको ये समझ लिया कि सारी दुनिया हिंदुस्तान की जनता है, सारी दुनिया के नेता हिंदुस्तान की जनता है, जिसको जहां मर्जी ये खदेड़ देंगे। तो वो चीज इनकी चल रही है, लेकिन यहाँ चल गई। लेकिन अब क्या है, मोदी का मैजिक उतार पे है संजीव जी। दुनिया भर से, पूरे इंडिया से खबरें आ रही है कि वहां लोग नहीं घुसने दे रहे हैं, यहाँ नहीं घुसने दे रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को भगाया जा रहा है, रैलीज में भीड़ नहीं है। और जो अदर है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनकी रैलीज में भीड़ आ रही है। आज सहारनपुर में देखिए प्रियंका के रोड शो में अभूतपूर्व जन सैलाब उबड़ा हुआ था। मतलब किसी को कल्पना भी नहीं थी कि इस तरीके से लोग इतनी भयानक तौर पे लोग सड़कों पे उतर आएंगे, और छज्जों से और उससे, मतलब किसी का, जिसको कहते हैं ना स्वतः स्फूर्त, गैर प्रायोजित जी हाँ जी 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 हाँ, ये सही शब्द है कि प्रायोजित नहीं। तो उसमें जो जनता जो है ना बदलाव चाह रही है। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ चेंज का, देखिए, क्योंकि जो काम करने वाला जो एक तबका है हमारे देश में, हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, वो मोदी की बड़ी भक्त थी। तो वो मुझे सुनती, मेरी बातें सुनती रहती है होते हुए, या मैं कुछ सुन रही हूँ तो वो सुनती रहती है, अवेयर है पॉलिटिकली। तो आज उसने कहा मेरे से कि ये मोदी की कहीं स्पीच का जिक्र आया, तो उसने कहा बोलता बहुत है, ये करना वरना कुछ नहीं है इसके बस का। मैंने कहा क्यों, तुझे आज तेरे को क्या प्रॉब्लम आ गई इससे? तो बोलती कुछ दिया हो तो बताए भी आपको। मैंने कहा तू तो बड़े गुणगान करती है। बोले नहीं, अब की बार ये नहीं चलेगा। तो मैं हैरान रह गई। तो इसका मतलब क्या, वो उसकी बस्ती में हो रही है ये बात, उसकी बस्ती में भी यही बात है, उससे प्रभावित होके आई है वो, उसको मतलब लोगों को लग रहा है ना कि भाई 5 किलो राशन, उसने ये भी कहा कि 5 किलो राशन, मैं यही कहने वाला था, लाभार्थी है वो, सीधी लाभार्थी है, उसके खाते में पैसा भी आ रहा है और अनाज भी मिल रहा है उसको। जी राशन लेने जाती है वो। लेकिन उसने कहा कि 5 किलो, बोली 5 किलो राशन से ही थोड़ी जीवन चलेगा, और भी चाहिए मैडम, बहुत कुछ चाहिए होता है अपने जीवन में। तो वो एक आम आदमी, बिल्कुल जिसको वास्तव में जो आम आदमी है इस देश का, उसकी भाषा, वो ये उसकी ओपिनियन बदल गई है। तो ये ओपिनियन जिस दिन वो वोट डालने जाएगी तो वो डेफिनेटली बटन दबाने से पहले वो सोचेगी। तो ये चीजें मोदी जी जो है ना, उनको अब जो लग रहा है कि भाई मोदी का करिश्मा, या जो मोदी के जो लोग सोचते हैं कि भाई हम मोदी के वजह से ही हमें वोट मिल जाएगा, या मोदी के करिश्मा, या मोदी नहीं तो मोदी ही मुमकिन है और विकल्प क्या है। तो अब जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये सब बहकाने वाली बातें हैं, क्योंकि मोदी जी ने किया क्या है, मतलब ना तो आप बेरोजगारी निपटा पाए, और ना आप महंगाई के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। मतलब आम आदमी के खाने की चीजें इतनी महंगी है कि सीधे सीधे असर पड़ रहा है। जो कोई नई गवर्नमेंट अगर आएगी भी तो उसको भी समय लगेगा इस महंगाई को नीचे उतारने में, क्योंकि इन्होंने ऐसा मकर जाल बिछा दिया है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप सामाजिक ताने बाने को देख लीजिए, वो भी बहुत मुश्किल है उसको वापस लाना। लेकिन लोग अब समझ रहे हैं कि भाई ये सब हमें धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है,
और ये श्री राम तो जो है ना, जब तक आपकी मदद करेंगे जब आप अपनी मदद करें। आपने अपनी मदद के लिए किया क्या है? आप खाली हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, उसके अलावा आप कर क्या रहे हैं? आप आर्थिक नीति के मुद्दे पे आप फेल है, आप विदेश नीति के फ्रंट पे आप बिल्कुल फेल है। आप खुश होते रहिए, विश्व गुरु हैं हम, दुनिया मानती है ना, जब मानेगी दुनिया मानेगी जब ही तो आप विश्व गुरु हैं। अपने आप में तो मैं भी कह सकती हूँ मैं भी विश्व माता हूँ, तो मानेगा कोई जब ना। तो ये वाली इनकी जो ये है, ये तो अभी मोदी मैजिक बहुत ज्यादा उतार पे है। अब कितने उतार पे है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने जो इनकी फजीयत की है ना, उससे तो वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरा है मोदी मैजिक। और वो कभी उभरेंगे नहीं मोदी जी उससे कभी भी। जी संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर आपके पास आऊंगा, जो मीनू जी ने जिस हकीकत को बयां किया कि वो अब जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं वो भी ये बात करें, वो लाभार्थी हैं सीधे, उनको अभी मालूम है कि 5 साल अनाज ये देने वाले, बावजूद इसके वो बात कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये इनके इन प्रकार अब जो आपके मूल इशू आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो इसलिए सब धर्म कर्म की राह पर लौटना, प्रभु श्री राम के शरण में चले जाना, क्या लाभ मिल पाएगा? ऐसा देखते हैं अरविंद सर। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी मैंने कर दिया, आप बोलिए। मैंने कर दिया जी, आ रही। तो देखिए, मीनू जी ने और अनिल भाई ने भी और बिलाल जी ने भी कई बातें कही। देखिए, इनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि विपक्ष है, विपक्ष में मैं उन दलों का भी नाम लेना चाहूँगा जो इंडिया गठबंधन में नहीं है जी। उन्होंने इस पूरे चुनाव को मुद्दों पर आधारित चुनाव बना दिया है। ये मतलब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब आपकी 5 साल की सरकार होती है तो आदमी के सोचने का एक नज़रिया अलग होता है। वहाँ आप कह सकते हो कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, 7-5 तो 10 साल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति जी, वो भी 10 साल के बाद जो है सवाल खड़े होने लगे थे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज की, बहुत सारी चीज़ें हुई। और मैं अभी बीच में मैंने बहुत ज़्यादा नेहरू जी को पढ़ा और देखा समझा कि वो चुनाव में बोलते क्या थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया जो शुरू हुई है, आप ये देखिए कि इन लोगों ने, जो लोग आज भगवान राम का नाम लेके लड़ रहे हैं, मीनू जी ने ठीक कहा, बल्कि 1989 के चुनाव के पहले से ही ये लोग प्रयासरत रहे हैं कि अयोध्या के मुद्दे पे चुनाव लड़ें। उसका फायदा भी हुआ। और 1993 में यूपी समेत 4 जो राज्य सरकारें थी वो भी उनकी नहीं बन पाई थी, अगर आप देखिए। तो देखिए, चुनाव में हिसाब किताब वोटर जब मांगने लगता है, और अपोजिशन क्या है, अपोजिशन से आप सवाल पूछ रहे हो ना। 5 साल पहले आप पूछते तो लोगों के समझ में आता है कि हाँ भाई यूपीए में कुछ कमी रही होगी, तो आप यूपीए की सरकार से संबंधित सवाल 10 साल के बाद पूछ रहे हैं। और जब लाभार्थी को ये पता चल जाता है कि उसको जो अन्न मिल रहा है, जो 81 करोड़ लोगों को, वो उसी योजना से मिल रहा है जो यूपीए सरकार में फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट बना था, ये बन तो उसी से रहा है ना। तो अब क्या है कि नेहरू जी के पीरियड का जो वोटर था, उस वोटर की मानसिकता और आज के वोटर की मानसिकता में बहुत फर्क है, वो रोज हिसाब लेने लगा है। और दूसरी चीज ये है संजीव भाई, क्योंकि कई मुद्दे ये आए हैं, अब जो अभी मीनू जी साथ बोल रही थी बॉन्ड का जो इशू है, उस बॉन्ड में मैंने पार्लियामेंट में पूरा उसका डिबेट सुना, और अरुण जेटली साहब ने बड़ी उस समय वकालत की कि ट्रांसपेरेंसी का एक नया दौर आने वाला है। जी। तो नया दौर आने वाला है, तो अनिल भाई भी, हम लोग पार्लियामेंट इतने वर्षों से भी देखते रहे हैं, तो जब नया दौर आने वाला तो नया बिल आना चाहिए था। आपने जिस तरीके से आपने फाइनेंशियल बिल में जिस तरीके से एक तरह से कहिए कि मतलब ऊँट की चोरी चुपके करने की आपने प्रयास किया, और अब जब सुप्रीम कोर्ट के, मतलब ये वाकई सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए इस मामले में, कि आप केवल कह के नहीं बच सकते कि भाई बाकी भी पार्टी हैं, उनका हेडक्वार्टर है, उनको भी गाड़ी चलने हैं, उनका भी खर्च है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लोगों को तो ये दिख रहा है, जिनके पास सरकारें हैं 4-4 जगह, 3-3 जगह, या मन जिनके पास बेंगलुरु और हैदराबाद भी है, उनको क्या मिला है और इनको क्या मिल रहा है, और मिलने के बाद ये किसको क्या दे रहे हैं।
क्या कुछ ऐसा कोई सामने आया कि जो कांग्रेस पार्टी को पैसा मिला उसके बदले कुछ दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने? लेकिन बीजेपी का तो दर्जनों चीजें आई हैं सामने कि साहब आपने ये दिया और उसके बाद में ठेका मिला। वो कंपनी जो कि उत्तराखंड में इतना बड़ा काम कर रही है और जिसने बेसिक मतलब जो बेसिक जो लेबर लॉ में जो चीजें होती है उसको भी अगर आप नहीं, तो देखिए ये विपक्ष का और खास तौर पर राहुल गांधी का, देखिए इसमें संजीव भाई, राहुल गांधी जब ये बात शुरू कर रहे थे अडानी के इशू को, उस समय लोग नहीं सोचते थे डिस्पैरिटी के बारे में ज्यादा। आज क्या है आप उठा के देखिए, मैं तो देख रहा था अनिल भाई, वो जो बंदा जो लोग ये डिस्पैरिटी पे स्टडी कर रहे थे उनके यहाँ भी ईडी का छापा जो है, एक ग्लोबल एजेंसी है उनके यहाँ भी ईडी के छापा पड़ गया। आप सोच लीजिए। तो ये है कि ये बात लोगों के सामने आ रही है कि भारत में विश्व में सबसे अधिक असमानता की ओर बढ़ता हुआ देश है, जहां जहां मैंने आप ये देखिए, मैं बहुत बार मैं पुरानी चीजें पढ़ता हूं और देखता हूं। 17 वर्ष में ये लिखा दें कि कोई ऐसा विज्ञापन छपा हो जिसमें नेहरू का फोटो हो। मैं आपको बताऊं, मैं खोज डाला बहुत सारे जगह कि भाई कोई ऐसा विज्ञापन तो दिखे जिसमें नेहरू जी का फोटो हो। नेहरू जी के कुछ फोटो मिले हैं कुछ दूसरों के विज्ञापनों में, जब चीन से लड़ाई का दौर था उस समय था, और वो उसके नीचे मैसेज था कि आप राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान दीजिए। कोई और कह रहा है, मतलब ये ना तो कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन है, ना ये विज्ञापन भारत सरकार का है, ये और लोगों के हैं, मतलब जो सोशल सर्विस में काम कर रहे लोग हैं उनके विज्ञापन है। उसमें गांधी जी का, नेहरू जी का, और एक लाउड स्पीकर का विज्ञापन मिला था जिसमें लाउड स्पीकर कंपनी है वो, उसने सरदार पटेल, नेहरू जी, गांधी जी इनका। तो आप ये सोचिए, तो मैं यही सोचता हूँ। और नेहरू अपने भाषणों में पहले चुनाव में क्या कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग राइट आपको मिला है ये आपके हाथ में एक ब्लैंक चेक है। मतलब वोटिंग राइट ऐसे नहीं है, दुनिया में बताते थे कि कहाँ कहाँ है जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं है, नहीं। तो उन्होंने पहले चुनाव को मुद्दों पर चुनाव बनाने का, और इन्होंने क्या किया, क्योंकि बाद में बाबा जो कि नेहरू जी के खिलाफ लड़े थे उन्होंने डिस्क्लोज किया कि भाई हमको तो इन लोगों ने जबरदस्ती लड़ा दिया था और हमें भरोसा दिला दिया था कि बाबा आपको केवल लड़ना है, और साहब आप जब नेहरू जी को लड़ा देंगे तो पूरी दुनिया आपका जय जयकार करेगी। और बाबा जो है झूसी में रहते थे बेचारे, उनको प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, उनको अंदाजा था कि अरे मैं तो मुझे इतना लोकप्रिय हूँ और इतना कोई लिखा पढ़ा था, उन्हें तो अंदाज भी नहीं था कि उनकी क्या दुर्गति होने जा रही है और बाकियों की क्या जमानत जब्त होगी। नेहरू जी ने तो कभी कंस्टिट्यूंसी छोड़ी नहीं। और जो बहुत सारे अभी ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को ये क्रेडिट जाता है इस चीज में, और कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी या डीएमके को। 3-4 चीजें इस बीच में हुई हैं। पहला, केंद्र राज्य संबंधों में जितना भेदभाव इस बीच में दिखाई पड़ा है वो सामान्य लोगों के समझ में आ गया। दूसरी चीज, मीडिया में भाई संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें एक बोलने का अधिकार मिला, लेकिन उस अधिकार में भी भेदभाव जो है वो प्रकट रूप में दिख रहा है, कहीं कोई बताने की जरूरत नहीं है। और वहां भी अगर आप उठा करके देख लेंगे, अभी तो पूरा आ नहीं रहा, आएगा जब तो पता चलेगा कि जो मतलब ये जो मीडिया की दुनिया है उसमें भी क्या क्या कुछ हो रहा है। इस पे तो भी बहुत सारे पर्दे उठने। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर पर्दा उठा, लेकिन जो दूसरा है अभी जो एक बड़ा और स्कैंडल है वो स्कैंडल ये है कि साहब आपको क्या जरूरत पड़ गई थी पीएम केयर्स बनाने की। एक तो ऑलरेडी आपदाओं के लिए एक तंत्र बना था, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि जब ये खुलेंगे, जब होगा, जब अगर ये जिस तरीके का दृश्य परिवर्तन होता है तो ये बहुत सारी चीजें खुल के निकल के सामने आएंगी। ये साफ है देश की जनता के समक्ष। एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये खुलेंगे ही, ये क्यों नहीं खुल रहे हैं, आप क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं बना दे रहे हैं, आप आरटीआई के दायरे में लाएं। ये इसलिए क्योंकि उसके जो बेनिफिशियरी हैं वो गलत लोग हैं, और ये सारी चीजें खुलासा हो रही। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि मुद्दों पर आधारित चुनाव आ चुका है और वो डाइवर्जन नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए राम मंदिर कोई नया मुद्दा नहीं है। और तो और सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, सुनिए एक सवाल पूछ रहे हैं, मेरठ में चुनाव हो रहा है, मेरठ में वो जो भगवान राम, मतलब जो रामायण सीरियल बनाया था रामानंद सागर साहब ने, आज के जो बच्चे हैं उन्होंने तो सीरियल को नहीं देखा था, हमने, अनिल भाई ने देखा, हमने वो भी देखा कि नया टेलीविजन घर पे आ रहा है, झगड़ा हो रहा है कि नया टीवी लाए।
तो सवाल है कि वो जो भगवान राम है, मैंने रावण आपको पहले याद आ गया, उसको आपने लड़ा दिया वहां से, सीता भी को याद आ लड़ाया गई, था, सीता को और रावण आपको 2004 में भगवान राम याद आ रहे हैं, जबकि वो खुद कह रहे थे मुझे कोई सम्मान ही नहीं मिला। तो लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं, और वो मेरठ के बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन है, हम तो नहीं देख पाए इनको, किस उसमें थे। तो रामानंद सागर को तो राजीव गांधी लेके आए थे, जो है वो उसके उनके जमाने के टेलीविजन में आया था। तो सवाल ये नहीं है, सवाल असली ये है कि क्या बेरोजगारी, जो मीनू जी कह रही थी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, और जो भी बुनियादी सवाल है, खेती बाड़ी जो सबसे इग्नोर्ड फील्ड है वो, और आखिर में कि कर्नाटक का चुनाव क्या हुआ। कर्नाटक का चुनाव देखिए, अगर आप कर्नाटक का एनालिसिस करेंगे तो कर्नाटक में अर्बन एरिया में बीजेपी को अच्छी सीटें मिली जी, लेकिन रूरल एरिया में कर्नाटक में बहुत ही बुरी हालत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और केवल इसलिए हुई है क्योंकि वो सब का सब जो है वो मुद्दे पर आधारित चुनाव रहा, जहां ये किसानों को ये बताने में विफल रहे कि आखिर वो क्या हुआ। क्योंकि आप क्या कांग्रेस से बड़ा काम किया क्या इन्होंने कर्ज माफी का? जो यूपीए सरकार ने कर्ज माफी की, उससे बड़ा कोई काम हुआ है क्या? लेकिन बिल्कुल और बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2009 के बाद, नहीं, जी 2009 के बाद उसी कर्ज माफी का फायदा 2014 में कांग्रेस को क्यों मैं पुनः आपके पास लौटूंगा। बिल्कुल 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 ठीक आप कह रहे हैं। आपने जो बात की, हमने कर्नाटक देखा है, कर्नाटक उल्टा पड़ा था। इन्होंने जब धर्म का कोशिश की उसका सहारा लेने की, बजरंगबली, वो उलट गया था। और अभी जो सीएसडीएस का सर्वे आया है उसमें भी राम मंदिर को महज और महज 8% ही उस पर बात हुई है। बाकी तो मुद्दे जो दूसरे हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उस पे और उससे डाइवर्ट करने का प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और दूसरा, आपने जो राम की बात की, हमें याद है, हमने भी देखा था। और वो जैसे मोदी जी ने आज किया कि वो लैपटॉप हाथ में था, चप्पल उतार के उसमें बिल्कुल शीश नवा रहे थे। हम भी उस समय देखते थे जब रामायण सीरियल आता था, अगरबत्ती लगती थी, और अनिल सर भी बताएंगे, अगरबत्ती लगती थी, नारियल फूटता था, फिर वो रामायण शुरू होती थी। हमने वो देखा है, वो दौर पूरे का पूरा हमने जिया है, उसको जिया। मैं आऊंगा अभिषेक जी पर। अभिषेक जी, क्या बिहार में अब कैसे हालात है, क्या स्थिति है बिहार में? मंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा हथियार था परिवारवाद, और आप सब हमसे सीनियर हैं, देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हथियार रहा है। इसको लेकर गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, और बिहार की अगर बात करें तो लालू यादव को। पोलराइजेशन की जो कोशिश है अभिषेक भाई, जिस तरीके से अब श्री राम के चरणों में वापसी हुई है, अगर हम उससे कहीं उस बिहार में देखें, उस कोण से देखें, तो वो कोण कहाँ, आप उसको परिवारवाद तो हो गया कि अब ये जितना उसको उकेरने का कोशिश करते हैं तो वो उलट, हर चीज उलट रही है। जो जो वो सामने लाने का प्रयास करते हैं वो सारे तीर उल्टे पड़ते नजर आए, इसलिए वो हर दिन मुद्दे बदलते हैं और अब फिर प्रभु श्री राम की शरण में लौटे हैं। तो अगर उसको हम देखें तो वो आप क्या पाते हैं वहां उस? नहीं, जो मेरी समझ है, जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, राम के सहारे नैया तो नहीं पार हो रही। राम इस बार बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला रहे हैं। और राम की बात भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से करेगी? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं जीतन राम मांझी। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, गठबंधन में हैं। और जीतन राम मांझी ने राम को लेकर क्या कहा था, तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा राम के अस्तित्व को मैं नहीं मानता, राम को मैं नहीं मानता। और जीतन राम मांझी ने मुझे, मेरे साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि भाई जो मानना हो माने, मैं श्री राम को नहीं मानता। काल्पनिक पात्र उन्होंने बता दिया था श्री राम को। उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती है। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन राम के नाम पर मैंने अभिषेक जी इसलिए भी किया कि तेजस्वी तो सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्हें गिना रहे हैं। तेजस्वी की जो एक पूरे का पूरा चुनाव का प्रचार है, वो चाहे बिहार में करें या अदर स्टेट में जा रहे हैं, वो सिर्फ रोजगार की सबसे प्रमुखता से बात करते हैं और मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया अलायंस जो आज राहुल गांधी या जो अखिलेश यादव ने जिस विषय पर उकेरा और कहा कि 150 पे ठहर जाएंगे, नहीं देखिए, बिल्कुल आप प्रियंका गांधी के एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने किसी पत्रकार को सलाह दी कि भाई आप मुद्दों पर बात कीजिए। वही आज बिहार में भी हुआ है। कुछ पत्रकारों को तेजस्वी यादव ने सलाह दी है कि भाई आप मुद्दों पर ही बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने 17 महीनों का हिसाब लेके लोगों के बीच जा रहे हैं और 17 महीनों का जो हिसाब है तेजस्वी यादव का, उसमें वो बता रहे हैं कि देखिए भाई, हमने तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, हम तो मुख्यमंत्री नहीं थे,
हम तो डिप्टी सीएम थे और तब हमने कई लाख लोगों को नौकरियां दी, तकरीबन 4 या 5 लोगों को नौकरी दे दी। तो ये बात तेजस्वी यादव हर जगह बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का राम का कार्ड अगर चल रहा होता या भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद होती कि राम का कार्ड चल जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इसके काट को निकालने की रणनीति पर काम नहीं कर रही होती। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव के इसी रणनीति को फेल करने में जुटी हुई है, क्रेडिट लेने में जुटी हुई। नहीं भाई, नौकरियां हमने दी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। और फिर ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी रख रही है कि भाई हमने, हमारी सरकार में कितनी नौकरी मिली और तेजस्वी यादव ने कितनी नौकरियां दी। बहुत खूबसूरती के साथ तेजस्वी यादव बीजेपी की पिच पर न जाकर अपनी पिच पर भारतीय जनता पार्टी को ले आए हैं। ये बिहार में हो रहा है। परिवारवाद का जिक्र हमने सबसे पहले इसीलिए किया था क्योंकि देश के दूसरे राज्यों में मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, बिहार में जो स्थिति है उसकी कल्पना बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी। आप जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को परिवारवाद पर घेरा करते थे। तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और ऐसा घेरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई रैलियों में परिवारवाद का जिक्र तक नहीं कर सके। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि भाई आप पहला प्रचार, आपकी पहली चुनावी सभा कहाँ है? चिराग पासवान के जीजा जी के लिए आप जमुई में प्रचार करने गए, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे के लिए दूसरी सभा करने गए आप विवेक ठाकुर के लिए। तो मुद्दा परिवारवाद का मुद्दा, बीजेपी उस मुद्दे में फंसी, उस मुद्दे में गिरी। रोजगार का मुद्दा, और देखिए कई जगह जब हम लोगों से आम लोगों से बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, मोदी मोदी करने वाले लोग भी बहुत सारे मिलते हैं, अच्छी खासी तादाद है ऐसे लोगों की, लेकिन उससे ज्यादा तादाद इस बात को लेकर है तेजस्वी यादव नौकरी देने की जो बात कर रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं। तेजस्वी यादव का ये जो बयान है या उनका जो दावा है उसने बड़ा प्रभाव छोड़ा है लोगों में। और एक तरह से कहे कि मास्टर कार्ड चल दिया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कह दिया कि अगर देश भर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। तेजस्वी यादव ने एक परिवर्तन पत्र जारी किया, अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें तमाम तरह के वायदे किए गए हैं। तो मुद्दों की बात वो कर रहे हैं, लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, और उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है कि भाई हमने इतने लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। और इधर उधर की वो बात नहीं करते हैं। पत्रकारों को भी आज उन्होंने नसीहत दी है कि भाई आप मुद्दों की बात कीजिए। तो जाहिर तौर पर राम का कार्ड जो है या धर्म की पीच जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करने की कोशिश भी अगर कर रही है तो उस पीच पर तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं और बीजेपी को अपनी पीच पर वो ले आए हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं पुनः लौटूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अपनी पिच पर खेल रहे हैं, बल्कि बीजेपी को या जो एनडीए उसके लोगों को अपनी पिच पर लाके खिला रहे हैं। मैं सभी से एक अंतिम टिप्पणी छोटी छोटी चाहूंगा, अनिल सर से लेकर और सभी से अंत में। एक तो हम ये पा रहे हैं कि ये 150 की जब बात करते हैं, उधर 400 पार की बात है, इधर 150 या उससे कम की बात हो रही है। दोनों अपनी अपनी जगह दावे हैं। इन दावों के पीछे विश्वास यदि हम इंडिया अलायंस के जो दोनों, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इसमें विश्वास कहाँ, कौन सी ऐसी हम कारक ढूंढ सकते हैं अनिल सर कि ये विश्वास है इसलिए ऐसा माना जा रहा है? वो जो रोजगार की बात हुई, रोजगार बार बार वो भी कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां तो हमारे पास रखी हुई जिसपे नहीं कर पाए। क्या उसके पीछे विश्वास क्या देखते हैं अनिल सर? छोटी सी टिप्पणी आपकी और फिर सभी से इसी पे टिप्पणी चाहिए। नहीं देखिए, ये जो 400 पार वाला है ना, वो कौन विश्वास करेगा? 400 पार हुआ था राजीव गांधी के समय में, और राजीव गांधी ने न चुनाव के पहले 400 पार का जिक्र किया, न चुनाव के बाद जिक्र किया। 400 पार करके एक ही बार वो 400 पार हुआ। तो ये वो इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुआ। तो 400 पार वाला तो ऐसे ही ये देखते हैं। कई बार तो इन्होंने कहा है, जैसे जहाँ 90 सीट है वहाँ कहते हैं 80 पार, कहीं पर 200 पार। जैसे बिहार में 224 सीट है तो 200 पार। ये जो इनका प्रॉब्लम है, नैरेटिव सेट करते हैं, नैरेटिव ज्यादा हाँ नहीं, मतलब कि सुपरलेटिव में बात करना बेस्ट। एक हमारे सज्जन थे हमारे बगल में, वो जब भी उनका बेटा फेल करता था या जस्ट पास करता था, लेकिन वो बोलते थे कि फर्स्ट किया है। तो वही बीजेपी का है कि हर एक चीज में वो फर्स्ट
बेस्ट। अब ये से नहीं होता सुपरलेटिव, तो दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे, अनिल लेकिन सर, वो अनिल सर क्या 150 जो बात कर रहे हैं उसको मैं उसको कैसे आता हूँ उस देखिए? पे। जी देखिए जी 150 की बात कर रहे हैं राहुल गांधी उस हिसाब से कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है, और उसके बाद देखिए साउथ में है नहीं बीजेपी, जी नॉर्थ बिल्कुल ईस्ट में उसकी हालत बहुत खराब होने जा रही है। चाहे वो गए मणिपुर, इतने समय तक नहीं गए थे अमित शाह, लेकिन गए वहां गए, वहां पर उन्होंने जो पोलराइजिंग भाषण था वो दे दिया उन्होंने। वो जी सब सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए जो मैतेई संगठन और जो वहाँ सांप्रदायिकता है उसको बढ़ाने वाले मुद्दे हैं, लेकिन जी वो वहां जाकर के दे आए। लेकिन इससे उनका काम हो जाएगा, मुझको डाउट है। त्रिपुरा में जी भी उन्होंने डिवीजन कर दिया है, उसका फायदा। तो डिवीजन के आधार पर आप जीत जाएंगे, ये मुझको लगता नहीं है। दूसरे तरफ राहुल गांधी को अंदाजा है कि इंडिया गठबंधन, देखिए कितनी सेक्रीफाइस की कांग्रेस ने, जहां जहां भी उनको बहुत दबाया रीजनल पार्टीज ने। अच्छा, रीजनल पार्टीज लंबे समय तक उनके साथ नहीं आ रही थी। उनकी पहली जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कुछ समर्थन को छोड़ दीजिए तो बाकी जो है समर्थन उनको नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अंत में दोनों यात्रा की और सबको इकट्ठा लाया और उसके लिए सेक्रीफाइस किया। कांग्रेस ने सब सीटें छोड़ी, तो उसके आधार पर उनको लग रहा है कि अगर जो कहा भी अरविंद जी ने, तो रीजनल पार्टी का जो जिस तरह से जो पार्टी नहीं भी है उनके जो मुद्दे हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बीजेपी को ब्लॉक करना आसान है, ऐसा उनको लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि मान लें बंगाल में ममता है या नवीन पटनायक वहाँ है, तो जो लोग डायरेक्ट उस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग नहीं भी हुआ है वो लोग भी उनको हराने में कामयाब होंगे, ऐसा उनका अंदाजा है। वहाँ की रीजनल पार्टीज है नॉर्थ ईस्ट की, तो ये सब कैलकुलेशन से उनको लिए 150 का रियलिस्टिक लगता है, कैलकुलेशन है। उस पर अब डिपेंड करेगा कि स्विंग कितना होता है, जो फेंस सीटर जिसको बोलते हैं, फ्लोटिंग वोट है, वो किधर जाता है। तो ये बिल्कुल राज तिलक वगैरह जो सूर्य तिलक वगैरह चालू है, तो और एक बड़ा चैनल में राज तिलक चल रहा है, तो जी राज जी तिलक और जो सूर्य तिलक है चालू, तो उससे उससे वोटर हो जाएगा ऐसा मुझको नहीं लगता, क्योंकि अब इसका भी हो गया, इसमें भी थकान होने लगी ना। ये जो जी जी राम जी वाला भी देखिए ओवर किलिंग कहते हैं इसको, उन्होंने क्या यस किया, अब अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर जगह झंडे लगा दिए, फिर रामनवमी में वही झंडा। अब वो झंडा तो कितना झंडा देख करके भी कितना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, कितना बार बिल्कुल आप झंडा लोग देखेगा। काट की हमको हांडी लगता है बार बार कि नहीं। जी जी राहुल राहुल गांधी का कैलकुलेशन पर आधारित है। जी वो जी जी अभी एक्चुअल उसके जमीन में हम नहीं कह सकते कि वो एकदम सही है। ये 400 पार वाला तो वो तो वही है कि सीट अगर 1000 हो जाए तो 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिलाल सर जो कह रहे हैं, अनिल सर भी कह रहे हैं, हमने देखा देखिए शायद राहुल गांधी जी ने, चाहे वो पहला दौर हो जब उन्होंने वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा, फिर उसके बाद उन्होंने 6000 किलोमीटर फिर नापा, दूसरे दौर में वो मणिपुर से मुंबई तक की एक, उन्होंने कहीं उसको उस नब्ज को शायद टटोला है, कहीं कुछ है तो उसमें ठीक है, उनका अपना दावा है। लेकिन हम इसको कैसे, शायद कहीं कुछ अंडर करंट वो पाते हैं, देखते हैं, और कहीं कुछ उसमें दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ है, ये चलेगा इस बार? संजीव जी, राहुल गांधी तो पूरे देश में हाथ छान रहे हैं। ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां जिसको राहुल गांधी ने ना छुआ हो। लेकिन राहुल गांधी के इशारा किधर है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जी 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर बहस चल रही है और बार बार सुप्रीम कोर्ट का एम्फेसाइज है कि वीवीपैट की पर्ची मिला ली जाए। तो अगर वीवीपैट की पर्ची, गुरुवार को उस पे, हाँ गुरुवार फिर कल फिर है उस पे जी। हाँ हाँ, और आप भी उस पर कई प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की कर चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी देश को बताना चाहते हैं कि अगर वीवीपैट की पर्ची मिला ली गई तो 150 ही रहेंगे, और अगर पर्ची नहीं मिली तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर्ची नहीं मिली तो फिर क्या कुछ होगा। मीनू जी आपकी टिप्पणी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी टिप्पणी तो संजीव जी सूर्य तिलक पे होगी, मैं पहले सेक्शन में भी कहना चाह रही थी लेकिन अब कब जी जी बोलूंगी। मेरी ये जो सूर्य तिलक का मोदी जी लाए हैं, बताया जा रहा है कि मोदी जी का ही आइडिया है ये। देखिए, जी
जो इस तरीके से डायरेक्ट फोकस करके और इतनी देर तक किसी की स्किन पे डाला जाए ये सूर्य की किरण को, तो सनबर्न होने का खतरा रहता है। और है वो बच्चे है ना, बाल स्वरूप है वो राम का, जो जिसकी वहां प्रतिमा है, आप मान के चलिए कि वो जीवंत है, तो इतनी देर तक आप उसके माथे के ऊपर लगाएंगे, वो सनबर्न हो जाएगा, जल जाएगी त्वचा। बिल्कुल। तो ये आप लेकिन शंकराचार्य को ये कहना है नीलू जी कि अभी प्राण प्रतिष्ठा बात हो ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं ये कहती हूँ, आप मान लीजिए भाई, आजकल तो ये भी हो गया ना, डॉक्टर आ रहे हैं देखने के लिए, भगवान को बीमार हो गए हैं, लू लग गई है, सर्दी लगी, तो आप मान के चलिए कि जीवंत है वो जो रामलला की प्रतिमा है वहां, और आप उनको इस तरीके से, मतलब एक उसका लॉजिक भी तो समझिए ना कोई, कि सूर्य तिलक, और दोपहरी में, वो भी दोपहर के 12 बजे सबसे तेज होती है सूर्य की किरणें, स्लैंटिंग तो बाद में होती है, वो डायरेक्ट होती है बिल्कुल। तो उसमें आपने वो पाइप सा बना के तिरछा और इधर से उधर से करके, और फिर आप उसके लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं, हो सकता है मोदी जी के सपने में आए रात को रामलला कि भाई जला दिया मेरा माथा तुमने, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, और मिलनी चाहिए सजा, बच्चे की त्वचा जला दिया आपने। जी 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 बिल्कुल। अरविंद सर आपके पास आऊंगा। अरविंद सर आप भी इस पे, और आप जो कह रहे थे, कहीं आपने जो एक ईडी और इसकी बात कही, तो मुझे एक बड़ा पुराना चुटकुला था वो याद आया था। वो चुटकुला बड़ा रोचक सा है, अभी मौजूद है, अगर बहुत पुराना है, हालांकि लोगों ने सुना होगा कि वो एक डॉक्टर के यहाँ कहीं बात चल रही थी, डॉक्टर के यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स थे, और वो डॉक्टर का तकिया कलाम था, शर्ट उतारो अंदर जाओ, और तमाम अपनी अपनी बता रहे थे, मेरे दांत में दर्द है, मेरे तो घुटने में दर्द। तो एक बोला, भाई मैं तो बिजली का बिल लेने आया था, मुझसे भी कहा शर्ट उतारो अंदर चलो। तो ऐसे ही कुछ जो ईडी और सबकी, किसी को भी वो जो है जाके छापे मार देने टाइप की जो स्थिति है, कि इनोसेंट्स को ही मार दी। क्या कहिएगा अरविंद सर, तो मजाक की बात हुई, क्या टिप्पणी आपकी होगी लास्ट जो हम जिस पे बात कर रहे हैं, 150 की बात जो हो रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए दावे की बात है तो अपनी दही तो कोई खट्टी कहता नहीं, हर तरफ से अतिरंजना भरे दावे होते हैं। लेकिन मैं इस पूरे डिबेट में एक बहुत अच्छी चीज़ ये देख रहा हूँ कि परिणामों पर मैंने कभी अपने 35 सालों की जर्नलिज्म में कभी कोई प्रिडिक्शन कभी किया नहीं, और करता भी नहीं, क्योंकि अंतोगत्वा जो वोटर है ना, वो अपने आप में मैं मानता हूँ कि बहुत समझदार है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कई बार अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है, कई बार कुल्हाड़ी पे भी पाँव मारता है और उससे सबक लेता है। तो मैं केवल इतना ये कहना चाहूँगा कि अभी आज के दौर में जितनी ही बहस होगी संविधान पर, लोकतांत्रिक वैल्यूज पर, इस पर, तो यहाँ इतना ज़्यादा मजबूत लोग उभर करके सामने आ रहे हैं कि अंतोगत्वा जो लोग आज अलग अलग मुद्दों पर, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, किसी भगवान को बड़ा बनाने के नाम पर, किसी को छोटा बनाने के नाम पर, ये जो भी कोशिश कर रहे हैं, कोई मंदिर बहुत बड़ा बनाने के नाम पर, ये कभी भी बहुत कारगर नहीं। आप उठा के देख लीजिए पूरा इतिहास जो है, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा, और अनिल भाई ने जिक्र किया जो यहाँ बुद्धिज्म का जो इरा आया, उससे बढ़िया निर्माण आज भी कोई नहीं हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए राज सत्ता के द्वारा, और यही नहीं, आप अगल बगल के देशों में देख लीजिए, यहाँ ये सब हुआ। लेकिन क्या हुआ, मतलब बार बार कनिंघम साहब का जिक्र आता है कि अगर वो नहीं होते तो इनका पता ही नहीं चलता कि साहब अजंता, एलोरा, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी जगह हैं। और वो मैं ये फिर कह रहा हूँ कि मैं सैयद साबुद्दीन साहब का एक इंटरव्यू किया मैंने एक बार, हम और अजीज अंजुम दोनों लोग, मैं अमर उजाला में था, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी, वो मुझे अभी भी याद आती है। उन्होंने कहा, यार जो मुस्लिम देश है वहाँ भी कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट नहीं हुआ, मतलब किसी मस्जिद के नाम पर कोई वोट हुआ हो उन्हें याद नहीं जो है। तो आप जिनको बता रहे हैं कि सारा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंतोगत्वा, और ये जो वोट हुआ है ना, मैं बताऊँ संजीव भाई, एक वोट जो हम लोगों ने देखा, अनिल भाई ने देखा, वो 1993 का जो इलेक्शन था, उसमें कोई भी पत्रकार इस बात को लेके, क्योंकि समाजवादी पार्टी नई नई बनी थी और बसपा का तो बहुत ही, मतलब जिसको कहिए कि एक टांग वाली पार्टी थी, किसी को इस बात का अंदाज नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर बह रही है ना, उस लहर में ऐसे भी नारे गूंजेंगे। क्या नारे लग रहे थे, मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये लग रहे थे जगह जगह, हमने खुद कवर किया तो देखा है। और ऐसा रिजल्ट आएगा ये तो इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन वही नहीं, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में,
और भी कोई 4 राज्यों में लूज कर बिल्कुल गई। बिल्कुल मैं बिल्कुल अरविंद जी, मैं ये मैंने भी कह रहा वो हूँ कि खबर ये जो चुनाव है ना, जैसे ही मुद्दों पर बना हुआ है, जी बहुत ही हैरानी भरे नतीजे होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इस मामले में जो है अभी जो, क्योंकि पहला फेज है ना, आगे आगे जैसे ही बढ़ेगा तो अपोजिशन के लोग अब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश बिल्कुल यादव केवल यूपी में अकेले लड़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव का जो अगला चरण होगा उसमें बहुत सारे लोग, तेजस्वी भी पहुंच सकते हैं, उधर से स्टेलिन भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे तब। तो मिल के लड़ रहे हैं ना, मिल के एक शक्ति जो बनेगी उसका असर जमीन पे दिखेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त हमारे पास कम है। मैं सिर्फ जो याद दिलाना चाहूंगा, आपने जो बात की 1993 के चुनाव की, मुझे मध्य प्रदेश में याद है जब सुंदरलाल पटवा की सरकार को बर्खास्त किया गया था, वो दंगे हुए थे उसके बाद, और ऐसा माना गया था कि बहुत उन्हें सिंपैथी मिलेगी, लेकिन वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई थी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी। तो बिल्कुल आप ये जो है आज के इस चर्चा के लिए, मैं बिलाल सर, मीनू जी, अरविंद जी और हमारे साथ अभी निकल गए हमारे सहयोगी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और ये साफ इस परिचर्चा में निकल कर आता है कि देश अब मुद्दा आधारित चुनावों की ओर बढ़ चुका है। देश की जनता हिसाब मांग रही, वो अब जो दीगर विषय हैं उस पर वो बहुत तवज्जो नहीं दे रही, और शायद यही कारण है कि बार बार प्रधान सेवक जी नरेंद्र मोदी साहब या उनकी टीम को इश्यूज को बदलना पड़ रहा है। वो कोई एक इशू पर नहीं ठहरे हुए हैं। हर दिन हर बार नया नया कुछ निकाल कर लाने का प्रयास हो रहा है और चल नहीं पा रहा है। तो ये चुनाव बिल्कुल और बिल्कुल, चूंकि मुद्दों पर बात विपक्ष कर, और विपक्ष एकजुट है। सबसे बड़ा इस चुनाव में एक बहुत अहम बात यही है कि विपक्ष बिखरा बिखरा नहीं है, जो माना जा रहा था। जैसे इंडिया अलायंस के खिलाफ शुरुआत हुई थी, बातें हुई थी, प्रधानमंत्री जी कहते थे एकजुट तो हो जाए, लेकिन शायद वो एकजुट है और मुद्दे पर बात कर रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि परिचर्चा आपको कैसे लगी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।